हेलो स्टूडेंट, मैं स्वाति शर्मा, GNR मैनेजमेंट कॉलेज बुलंदशहर। आज हम सोशोलॉजी का टॉपिक यूनिट 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है सामाजिक संस्थाएं, परिवार, नातेदारी, विवाह, शिक्षा, राज्य एवं धर्म। परिवार का अर्थ या परिवार किसे कहते हैं। पहले आप इसको लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए। और मैं आपको आज ये बताना चाहती हूँ कि जो ये हमारी 4th यूनिट है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आता है परिवार से रिलेटेड, नातेदारी, विवाह, शिक्षा, राज्य और धर्म। शॉर्ट और वेरी शॉर्ट भी क्वेश्चन आते हैं, तो इस यूनिट को आप प्लीज़ ध्यान से पढ़िए। तो परिवार का अर्थ, परिवार समाज की वह केंद्रीय इकाई है जिसमें माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, भतीजा भतीजी, पुत्र पुत्री आदि होते हैं, जो पारस्परिक स्नेह तथा उत्तरदायित्व की भावना से परिपूर्ण होते हैं। किंग्सले डेविस के अनुसार परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिसमें सहगोत्रता के संबंध होते हैं और जो इस प्रकार एक दूसरे के संबंधी होते हैं। इसका मतलब है कि जो सेम गोत्र के लोग होते हैं उनमें संबंध पाया जाता है, उसे हम परिवार कहते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। फर्स्ट है, पति पत्नी का संबंध होता है, क्योंकि जब हम परिवार बनाते हैं तो पति पत्नी का संबंध होना ज़रूरी है। यौन संबंध पाए जाते हैं, रक्त संबंध पाए जाते हैं, निवास स्थान प्राप्त होता है, आर्थिक सुरक्षा मिलती है, सामाजिक सुरक्षा मिलती है, सभ्यता का ज्ञान होता है, संस्कृति का ज्ञान होता है, सार्वभौमिकता पाई जाती है, भावात्मक आधार है, सीमित आकार होता है, स्थायी या अस्थायी प्रकृति होती है, प्रत्यक्ष संबंध पाए जाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे परिवार के प्रकार। परिवार कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है हमारा सत्ता, वंश तथा निवास स्थान के आधार पर वर्गीकरण। इसको हमने 2 भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट है पितृमूलक परिवार, दूसरा है मातृमूलक परिवार। अब पितृमूलक परिवार किसे कहते हैं? जिसमें पिता प्रधान होता है, जिसमें वंश पिता के नाम से चलता है और हमारा जो वंश है पिता के लिए आगे बढ़ता है, उसको हम पितृमूलक परिवार कहते हैं। मातृमूलक परिवार जिसमें वंश माता के नाम से आगे चलता है और कहीं ना कहीं मातृ सत्तात्मक अधिकार आगे की ओर बढ़ता है, उसे हम मातृमूलक परिवार कहते हैं। विवाह प्रणाली के आधार पर वर्गीकरण, इसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट है एक विवाह परिवार, दूसरा है बहुपत्नी परिवार, तीसरा है बहुपति विवाह परिवार। एक विवाही परिवार जिसमें एक ही विवाह किया जाता है उसको हम एक विवाही परिवार कहते हैं। दूसरा बहुपत्नी परिवार जिसमें एक पति के साथ या एक पुरुष के साथ कई सारी पत्नियां होती हैं, उसे हम बहुपत्नी परिवार कहते हैं। बहुपति व्यवहार बहुपत्नी का बिल्कुल अपोजिट है। इसमें एक पत्नी, एक स्त्री अनेक पति या पुरुषों के साथ विवाह करती है, उसे हम बहुपति परिवार कहते हैं। नेक्स्ट है संगठन के आधार पर वर्गीकरण। संगठन, एकांकी परिवार, संयुक्त परिवार। एकांकी परिवार और संयुक्त परिवार आपको पता होगा। एकांकी परिवार को न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं और संयुक्त परिवार को हम जॉइंट फैमिली कहते हैं, जिसमें एक परिवार एक समय में माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं, उसे हम एकांकी परिवार कहते हैं। जबकि संयुक्त परिवार में कई सारे परिवार एक साथ मिलकर रहते हैं, माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, भाई भतीजे, बहनें, बुआ फूफू, ये सारे जब मिलकर एक साथ रहते हैं, एक ही रसोई में खाना बनाते हैं, उसे हम संयुक्त परिवार कहते हैं। परिवार के कार्य या महत्व, परिवार के क्या क्या कार्य होते हैं। फर्स्ट है प्राणी शास्त्रीय कार्य। अब इसके अंदर कुछ पॉइंट है, जो है यौन इच्छा की पूर्ति होती है, संतानोत्पत्ति होती है, संतान का लालन पालन किया जाता है, भोजन की व्यवस्था की जाती है, जीवन की सुरक्षा की जाती है, वस्त्रों की व्यवस्था की जाती है और निवास की व्यवस्था की जाती है। जब हम परिवार बनाते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें परिवार के अंदर व्यवस्था देखने को मिलती है। दूसरा है सामाजिक कार्य।
बालक का सामाजिकरण होता है, सामाजिक विरासत का हस्तांतरण में प्रसारण किया जाता है, सदस्यों को सामाजिक स्थिति प्रदान करना, सदस्यों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, जीवन साथी के चुनाव में सहायक है, सामाजिक नियंत्रण में सहायक होता है। थर्ड, आर्थिक कार्य। पहला, श्रम विभाजन किया जाता है, व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है, उत्पादन की प्रेरणा दी जाती है, आर्थिक क्रियाओं का केंद्र है, उत्तराधिकार का निश्चय है। नेक्स्ट है हमारा राजनीतिक कार्य। फिफ्थ होगा नागरिकता का प्रशिक्षण स्थल, कि हम नागरिक हैं और अपने प्रशिक्षण स्थल को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। स्नेह की शिक्षा हमें परिवार में मिलती है, सहानुभूति की शिक्षा हमें परिवार में मिलती है, सहयोग की शिक्षा हमें परिवार के द्वारा मिलती है, निस्वार्थ की शिक्षा हमें परिवार के द्वारा मिलती है, आज्ञा पालन और कर्तव्य पालन की शिक्षा भी हमें परिवार के द्वारा ही प्राप्त होती है। मनोरंजन के कार्य मिलते हैं, शैक्षिक कार्य होते हैं, सांस्कृतिक कार्य होते हैं, धार्मिक कार्य और मनोवैज्ञानिक कार्य भी हमें परिवार में ही देखने को मिलते हैं। अब हम पढ़ेंगे नातेदारी किसे कहते हैं या नातेदारी का अर्थ क्या है। नातेदारी का अर्थ रिश्तेदारों अथवा नातेदारों से होता है। नातेदारी में सभी वास्तविक अथवा कतिपय समरसता वाले व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है। नातेदारी जो हमारी रिश्तेदारी होती है वो रक्त संबंधी होती है और विवाह संबंधी होती है। तो कुछ नातेदारी हमारी अपनी होती है, कुछ नातेदारी हमारी बाहर से होती है, जो हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में। रैडक्लिफ ब्राउन के अनुसार नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश संबंध है, जो कि सामाजिक संबंधों के परंपरागत संबंधों का आधार है। दो नातेदारी होती हैं, दो भेद होते हैं या दो प्रकार होते हैं जो दो भागों में डिवाइड किए गए हैं, रक्त संबंधी नातेदारी और विवाह संबंधी नातेदारी। रक्त संबंधी में आएंगे माता पिता भाई बहन, और विवाह संबंधी में आएंगे चाचा जीजाजी फूफो, ये सारे जो हमें दूर से नातेदारी मिलती है। श्रेणियाँ, ये 3 श्रेणियों में बांटा गया है इन्हें, प्राथमिक नातेदारी, द्वितीयक नातेदारी और तृतीयक नातेदारी। शब्दावली, वर्गीकृत नातेदारी शब्दावली और विशिष्ट नातेदारी शब्दावली। इस नातेदारी की कुछ रीतियां हैं जो परिहार संबंध है, परिहास संबंध है, माध्यमिक संबोधन है, मातुल्य है, पितृस्व है, सहकष्टी है। अब पढ़ेंगे हम विवाह। विवाह किसे कहते हैं? विवाह एक सामाजिक संस्था है जिसके अंतर्गत एक स्त्री या पुरुष समाज द्वारा मान्यता प्राप्त ढंग से आपस में पति पत्नी के रूप में यौन संबंध स्थापित करके बच्चों को जन्म देते हैं तथा उनका उचित लालन पालन या पालन पोषण करते हैं, उसे हम विवाह कहते हैं। बोगाडार्स के अनुसार विवाह स्त्री और पुरुषों को पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने वाली संस्था है। विवाह के द्वारा स्त्री और पुरुष अपने जीवन को आगे बढ़ाना शुरू करते हैं। कुछ उद्देश्य हैं, यौन सुख की संतुष्टि होती है, संतानोत्पत्ति होती है, बच्चों को सामाजिक स्थिति प्रदान होती है। जब हम विवाह करते हैं और हमारे बच्चे होते हैं तो वो सामाजिक स्थिति प्राप्त करते हैं। आर्थिक तथा सामाजिक उद्देश्य हैं, परिवार का निर्माण करते हैं, मनोवैज्ञानिक उद्देश्य हैं और संबंधों में स्थायित्व पाई जाती है। विवाह के विभिन्न स्वरूप, प्रमुख स्वरूप है या प्रकार। आप इनको स्वरूप पूछते हैं तब भी प्रकार लिखने, और अगर आप प्रकार पूछते हैं तो भी आपको उनके स्वरूप ही लिखने हैं। फर्स्ट है जीवन साथी की संख्या का आधार। जीवन साथी मतलब कि इसमें आपसे पूछा गया है कि जीवन साथी की संख्या का आधार। फर्स्ट है एक विवाह, जिसमें एक पत्नी और एक स्त्री या एक पुरुष अपने जीवन को विवाह के द्वारा आगे बढ़ाते हैं, उसको हम एक विवाह कहते हैं। सेकंड है बहुविवाह, जिसमें आते हैं बहुपत्नी विवाह और बहुपति विवाह, जो मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिया है। समूह विवाह थर्ड। समूह विवाह में एक समूह, एक पुरुष समूह
दूसरी स्त्री समूह के साथ जब विवाह करता है तो उसे हम समूह विवाह कहते हैं। जब एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ शादी करता है तो उसे हम समूह विवाह कहते हैं। सेकंड है यौन संबंधी सीमाओं के आधार पर विवाह के प्रकार। पहला है अंतर्विवाह। जब हम अपनी जाति के अंदर या अपनी गोत्र के अंदर की शादी करते हैं, अपने नियमों के अनुसार ही विवाह करते हैं या परिवार को आगे बढ़ाते हैं तो उसे हम अंतर्विवाह कहते हैं। बहिर्विवाह, जब हम अपनी गोत्र के बाहर शादी करते हैं तो उसे हम बहिर्विवाह कहते हैं। थर्ड है अंतरजातीय विवाह, जिसे हम लव मैरिज कहते हैं। शिक्षा का अर्थ। शिक्षा बालक या व्यक्ति का सर्वांगीण विकास ही शिक्षा है। शिक्षा का अर्थ मैं बालक अथवा मनुष्य में आत्मा, शरीर और बुद्धि के सर्वांगीण और सबसे अच्छे विकास से समझता हूँ। फ्रोबेल। शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियाँ बाहर प्रकट होती है। शिक्षा के द्वारा हम बालक की आंतरिक और बाहरी शक्तियों को बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। अगस्त कॉम्ट के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की उस संपूर्णता का विकास है जिसकी उसमें क्षमता है। शिक्षा के द्वारा हम व्यक्ति की अच्छी से अच्छी शक्तियों को बाहर अच्छे रूप से निकाल सकते हैं, उनकी क्षमताओं को अच्छी तरीके से पहचान सकते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा जो है जीवन पर्यंत चलती रहती है। सचेतन प्रक्रिया है। शिक्षण संस्थाओं तक सीमित नहीं है। जितना हम देखते जाते हैं, जितना हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, हमारी शिक्षा भी उतनी ही बढ़ती जाती है। विकास की प्रक्रिया है। आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। आजीवन का मतलब होता है कि जीवन भर शिक्षा की प्रक्रिया हमारे साथ चलती रहती है। गत्यात्मक प्रक्रिया है। परिवर्तनकारी प्रक्रिया है। दो मुखी प्रक्रिया है। शिक्षा के अंदर शिक्षा और बालक का होना ज़रूरी है। त्रिमुखी शिक्षा है। त्रिमुखी का मतलब है जिसमें पाठ्यक्रम, बालक और शिक्षक, इन तीनों का होना ज़रूरी है। दो मुखी में बालक और शिक्षा का होना जरूरी है, जबकि त्रिमुखी में बालक, शिक्षक और पाठ्यक्रम का होना ज़रूरी है। मतलब कि सिलेबस का होना ज़रूरी है। शिक्षक भी है और बालक भी है, लेकिन पाठ्यक्रम नहीं है। तो एक दिन 2 दिन तो आप पढ़ा सकते हो, लेकिन बिना पाठ्यक्रम के उसको आप जीवन भर पढ़ा नहीं सकते। शिक्षा के सामाजिक कार्य क्या क्या है? राष्ट्रीय विकास में योगदान है। जितने हम शिक्षित होते जाएंगे, हमारा राष्ट्र विकास की ओर अग्रसर होता जाएगा। राष्ट्रीय एकता के विकास में योगदान है। भावात्मक एकता में वृद्धि होती है। सार्वजनिक हित के लिए व्यक्तिगत हित के बलिदान का भाव विकसित करना है। योग्य कार्यकर्ता तैयार करना है। सामाजिक विकास का कार्य है। सभ्यता तथा संस्कृति के संरक्षण का कार्य है। आगे है सामाजिक नियंत्रण में शिक्षा की भूमिका। व्यक्तित्व का विकास होता है। सामाजिक व्यवहार का नियमन होता है। अनुकूलन होता है। आर्थिक सुरक्षा होती है। भौतिक, बौद्धिक व नैतिक विकास होता है। संस्कृति का हस्तांतरण होता है और तनावों पर नियंत्रण किया जाता है शिक्षा के द्वारा। अब हम पढ़ेंगे राज्य। राज्य किसे कहते हैं? राज्य मनुष्य द्वारा निर्मित एक राजनीतिक संगठन है। इस राजनीतिक संगठन का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। राज्य का काम चलाने के लिए शासन तंत्र या सरकार होती है, जो राज्य का संस्थात्मक पहलू है। राज्य की अपनी प्रभुसत्ता होती है। अरस्तु के अनुसार राज्य परिवारों और गांवों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। गार्डनर के अनुसार राजनीति विज्ञान के अध्ययन का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। तत्व जनसंख्या होती है, स्थायी भूभाग होता है, सरकार होती है, संप्रभुता पाई जाती है। राज्य के कार्य क्या क्या है? शांति तथा व्यवस्था बनाए रखना, समुचित न्यायिक व्यवस्था को सुनिश्चित करना, सांस्कृतिक कार्य कराना, लोक कल्याणकारी कार्यों का संपादन करना, आर्थिक गतिविधियों का संचालन करना। कुछ कारक है इसके: रक्त संबंधी या नातेदारी, धर्म, शक्ति, राजनीतिक चेतना, सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताएं, मूल सामाजिक प्रवृत्ति पाई जाती है।
अब है सामाजिक नियंत्रण में राज्य की भूमिका। पहला है पारिवारिक जीवन पर नियंत्रण किया जाता है, आर्थिक व्यवस्था पर नियंत्रण किया जाता है, सामाजिक क्रियाओं पर नियंत्रण किया जाता है, बाहरी आक्रमण से देश की रक्षा की जाती है। किसके द्वारा? राज्य के द्वारा। आंतरिक सुव्यवस्था और शांति बनाए रखना है, मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है, कानून द्वारा नियंत्रण है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का नियमन है। आगे हम पढ़ेंगे धर्म। धर्म किसे कहते हैं? धर्म को अंग्रेजी में रिलीजन कहते हैं, जो कि लैटिन भाषा के रील आई इगो नामक शब्द से बना है, जिसका अर्थ है बांधना। क्यों? क्योंकि धर्म हमें बांधता है। धर्म का अभिप्राय उन संस्कारों के प्रतिपादन से है जो मनुष्य और ईश्वर या अलौकिक शक्ति को एक दूसरे से बांधते या जोड़ता है। टायलर के अनुसार आध्यात्मिक सत्ताओं में विश्वास ही धर्म है। ये सत्ताएं दैविक तथा राक्षसी दोनों ही प्रकार की हो सकती हैं। इसके कुछ तत्व या विशेषता हैं जो इस प्रकार है। पवित्र विश्वास है। हमारा धर्म में अपने प्रति एक पवित्र विश्वास रहता है कि हमारे ऊपर हमारा धर्म है। संवेगात्मक भावनाएं हैं। धर्माचरण है। धर्म के प्रति निश्चित उद्देश्य हैं। कुछ कार्य हैं जो इस प्रकार है। सामाजिक नियंत्रण में सहायक है, नैतिकता का आधार है, संस्कृति का अंग है, मानसिक तनाव को कम करना है, सामाजिक एकता में वृद्धि करना है, परिवार की एकता को सुदृढ़ बनाना है, कलात्मक विकास में योगदान देना है, कल्याणकारी भावनाओं को प्रोत्साहित करना है, अध्यात्मवाद को प्रोत्साहित करना है, देशभक्ति की भावना का विकास करना है। आगे धर्म की कुछ भूमिका है। भूमिका कि हम धर्म के द्वारा किन किन चीज़ों में व्यवस्था बनाए सकते हैं। व्यक्ति के आचार एवं व्यवहार पर नियंत्रण रखता है हमारा धर्म। समाज में व्यवस्था बनाए रखता है धर्म। जीवन को पवित्रता प्रदान करता है धर्म। परंपरागत जीवन का समर्थन करता है धर्म। सद्गुणों को विकसित करना धर्म का कार्य है। धर्म कहीं ना कहीं इंसान को निश्चित करता है कि उन्हें क्या क्या कार्य करने हैं। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट यूनिट में। ओके।